So I request politely Mr. Atul Jain to introduce the next speaker on this stage. थैंक यू अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ बातें अजय भाई ने बोल दी जो मैं सोच के आया था कि मुझे बोलनी थी, तो वो अजय भाई ने बोल दी। लेकिन मैं आज का जो स्पीकर, जो हमारे दूसरे स्पीकर हैं, मैं उनके बारे में आज बताने वाला हूं। तो मैं आपको इस बात से इतना आपको आश्वासन देना चाह रहा हूं कि इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं, जिस भी सिचुएशन में है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ से, जो अब अगले स्पीकर हैं उनका भी शुरुआत हम जैसे एक नॉर्मल एक LIC एजेंट की ज़िंदगी शुरू होती है, एज एग्जैक्टली सेम हमारी ही कैटेगरी से वो उन्होंने अपने इस बिज़नेस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था। और जो ये 35 इयर्स का एक बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है। और हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि अभी जैसे अजय भाई ने बताया कि विजय VP सर ट्रेनिंग लेते हैं और वो 2 दिन अपने लगा करके वहाँ से बेंगलोर से यहाँ दिल्ली आए हैं। और हम लोग, और सिर्फ एक ही उनका भी मोटिव एक ही था, विजय भाई का भी, और कि भाई उन्होंने हमारी इस FPRT कम्युनिटी की में जो लोग हैं उनको कंट्रीब्यूट करना था। सेम इसी तरीके से जो हमारे आज के दूसरे स्पीकर हैं वो भी दिल्ली से बाहर यानी कि लुधियाना से आए हैं। और कल वो लुधियाना से मेरे ख्याल से उनकी ट्रेन 3, साढ़े 3, 4 बजे थी। तो नेचुरली जब आदमी को कहीं जाना होता है तो वो उस दिन की पूरी प्लानिंग नहीं कर पाता, उसको यही रहता है कि भाई जाना है और मुझे प्रेजेंटेशन भी देनी है। और आज भी वो पूरा हमारे साथ हैं और वापसी में भी वो अब रात को अपने घर लुधियाना पहुँचेंगे। तो 2 दिन का कंट्रीब्यूशन उन्होंने पूरा, उन्होंने भी 2 दिन अपने निकाले और आज वो हमारे लिए आए सिर्फ इसी वजह से कि उनको भी लगा कि मैं एक चीज़ समझ पाया, जो लोग जितने बड़े होते हैं उनकी सोच उसी तरीके से बड़ी होती है। या मैं इसमें इस वैसे भरोसा करता हूँ कि जब इंसान की सोच बड़ी होती है तो उसका प्रोफेशन में उसका प्रोफेशन में कद भी बड़ा हो जाता है। तो जो आज के जो हमारे ये स्पीकर हैं उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, श्री हरीश अरोड़ा जी है, लुधियाना से हैं, 35 साल से LIC के इस प्रोफेशन में है, 98 से कंटिन्यूस MDRT कर रहे हैं, 2014 से COT शुरू करी है और लास्ट 3 सालों से TOT कर रहे हैं। और 2022 में ऑलरेडी 7 MDRTs, गिव ए बिग ब्लॉस फॉर हरीश अरोड़ा जी, 7 MDRT कर चुके हैं। जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस बार का जो मेरा टारगेट है वो डबल TOT का है। तो आप ये समझिए कि हम अगले सिर्फ 60-65 दिन जो भी हमारे बच्चे में हैं उसमें उन्होंने 5 MDRT का टारगेट लिया है। तो मैं उनसे, उनकी इस बात से बड़ा इंस्पायर हुआ। जब मुझे लगा कि मेरी भी 3 MDRTs हो चुकी हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस साल, कल विजय भाई से साथ हम काफ़ी टाइम थे, तो मुझे भी लगा कि मुझे अब इस बैलेंस टाइम में 3 MDRT के ऊपर काम करना है और मुझे LIC से ही TOT बुक करनी है। तो कॉर्पोरेट 4 साल से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बहुत ही हम्बल इंसान है। वो अपने 35 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अकेला उनको बुलाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग सब मेरे साथ खड़े होकर के उनको वेलकम करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो द ओवर टू मिस्टर हरीश अरोड़ा सर, द स्टेज इज योर्स। बोर्ड मेंबर सुरेश अरोड़ा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बुके के साथ उनका सम्मान करें प्लीज। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Suresh Arora sir. Harish sir, the stage is yours, please. Hello.
गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा रीबूट सेशन है, जो कोविड के बाद आज शुरू होने जा रहा है एफपीआरटी का। सबसे पहले तो एफपीआरटी के जो मेंबर्स हैं, मैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आपके साथ रूबरू होने के लिए मुझे मौका दिया। इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत शुरू करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे को थोड़ी सी गले की प्रॉब्लम है। अगर बीच में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कोऑपरेट करना। आज की जो हमारी बातचीत है वो पूरी की पूरी बातचीत मेरे अपने एक्सपीरियंस, जो मेरा लाइफ की जर्नी रही है एलआईसी में या इसके पहले की, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो लाइफ में आइडियाज़ मैंने यूज़ किए अपने काम को बढ़ाने के लिए, उन आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करूंगा। एज वेल एज मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको कुछ मोटिवेशन भी दे सकूं। इसके पहले कि मैं अपनी बातचीत शुरू करूं, थैंक यू। इसके पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्य कठिन है पर करने योग्य है। कार्य कठिन है पर करने योग्य है। अगर ये कार्य करने योग्य है तो तभी हम आज इतने सक्सेसफुल होकर के इस तरह के मंच पे बैठे हैं। कहते हैं कार्य तो सभी करते हैं, कार्य तो सभी करते हैं, पर मिशन चुनिंदों के पास होता है। कार्य तो सभी करते हैं, मिशन चुनिंदों के पास होता है। कहने को तो मच्छर भी उड़ान भरता है, पर उस उड़ान का मिशन कहां होता है। आज हम इस मंच से जो भी कार्य कर रहे हैं, इस मंच से आज हम अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। इसके पहले कि मैं अपनी बातचीत को शुरू करूं, मैं अपनी लाइफ की जर्नी कब और कहां से स्टार्ट हुई, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले राजेश भाई ने ये पूछा था, एक सवाल पूछा था कि कितने लोग इस प्रोफेशन में बाय चॉइस आए हैं और कितने लोग इस प्रोफेशन में जबरदस्ती लाए गए हैं या जबरदस्ती मजबूरी में आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस प्रोफेशन में बाय चॉइस आया हूं। मैंने 6.5 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब की है। उस जॉब के दौरान हमारी ब्रांच में स्टॉक ब्रोकर्स के, स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर्स के अकाउंट हुआ करते थे। तो कुछ ब्रोकर्स के साथ हमारी अच्छी बातचीत थी, रिलेशनशिप थी। तो उनमें एक ब्रोकर ने एक बार मेरे को सुजेस्ट किया, आज का मुझे पता नहीं है, कुछ पुराने साथी मेरे ये जानते होंगे कि जब भी कोई पब्लिक इशू आता था तो बैंकों के बाहर ब्रोकर अपनी स्टैंप लगा के बैंकों के बाहर वो फॉर्म रख जाते थे। लोगों ने फॉर्म उठाने और उसको भरना और जो भी उसका बैंकर था वहां जाके एप्लीकेशन जमा करवा देनी। एक ब्रोकर ने मेरे को सुजेस्ट किया कि आप सब ब्रोकर कोड ले लो और बैंक में हो जो भी इशू आएगा अपनी सब ब्रोकर की स्टैंप लगानी है, बैंक की थड़ी पे रख देने हैं, लोगों ने अपने आप उठाने हैं और उसके बाद इशू जिनको शेयर अलॉट हो गए उसका ब्रोकरेज आपको मिल जाना है। मैंने कहा ये तो काम बहुत ही बढ़िया है। मैंने जी अपने फैमिली मेंबर के नाम से एक सब ब्रोकर कोड ले लिया, तो वो सिलसिला चलने लगा। जो भी इशू आना उसके ढेर सारे फॉर्म घर पे आ जाने। इतने फॉर्म कंज्यूम भी नहीं होते थे, बाकी फॉर्म घर वालों ने रद्दी में बेच देने और जो अलॉट हो जाने उसकी ब्रोकरेज मिल जानी।
मेरे को लगा भी हम करते भी कुछ नहीं और पैसे भी आ रहे हैं। फिर मैंने यूटीआई की एजेंसी ली और वहां से मेरा एजेंसी कैरियर स्टार्ट हुआ और मेरे को लगा कि ये 1400-1500 रुपए में सारा दिन बैंक में कलम घिसानी कोई समझदारी नहीं है। मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूं, मैं तो मार्केटिंग के लिए बना हूं। भले ही मेरे पास मार्केटिंग की कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन एक जज्बा था, जिस जज्बे की वजह से आज मैं आपके सामने हूं, क्योंकि मैं बाय चॉइस आया हूं। उसके बाद बीच वाली जो पार्ट है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर राजेश भाई ने किसी फैमिली मेंबर की बात की, बच्चों की बात की, इनकी बच्चे जो हैं इस प्रोफेशन में आ चुके हैं। मैंने भी ऐसा ही सपना लिया कि मेरा भी एक बच्चा मेरे साथ बिजनेस में आए। तो ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने उसको बोला कि तुम मार्केटिंग में एमबीए कर लो। किसी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन नहीं मिली, तो उसने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, जो यूके की एक स्टेट की यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ वो एमबीए की डिग्री करके आया, 2.5 साल यूके में लगा के आया। जब वापस आया तो 1.25 साल उसने गुड़गांव में रैली गियर में जॉब किया 5 लाख के पैकेज के साथ, और 1 जनवरी 2016 में फाइनली वो मेरे साथ इस बिजनेस में आके बैठ गया। आज अगर मैं ये बात कहूं कि मैं तो एक सीओटी तक ही सीमित था, आज टीओटी, डबल टीओटी की जो बात है वो उसके साथ मिलकर के ये हो रही है। मैंने 1987 में बैंक से रिजाइन किया। एजेंसी कैरियर में सबसे पहली एजेंसी मैंने एलआईसी के साथ ली। पहले 3 सालों में 2 बार बामुश्किल 12 पॉलिसीज हुई। 1 साल मेरी एजेंसी भी टर्मिनेट हो गई, जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने रीइंस्टेट करवा के दी। 1990 में हमारी ब्रांच में सीनियर ब्रांच मैनेजर आए, तो मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एसबीएम के पास ले गया। तो सीनियर ब्रांच मैनेजर ने मेरे साथ क्लब मेंबरशिप के बारे में बात की। उन दिनों में बड़ी एक इच्छा थी कि कार होनी चाहिए। जब उन्होंने मेरे साथ बात की क्लब मेंबरशिप को लेकर के, तो अफोर्डेबिलिटी तो थी नहीं। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा जरिया जो है, क्लब मेंबरशिप हासिल करो और एलआईसी से गाड़ी लो। जब उनके साथ मेरी बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जेडम क्लब मेंबर के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करूंगा। 4 साल कंटिन्यूसली मैंने क्लब मेंबरशिप के लिए किया। जेडम क्लब मेंबर डायरेक्ट बना और वहां से मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद तब से लेकर के आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जहां तक बात है किसी के समझाने की या किसी के कहने की, वो तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक हम उसके लिए खुद अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसके ऊपर अपना कार्य शुरू किया। तो तभी ही उन सब चीज़ों को मैं अचीव कर पाया। डिटर्मिन्ड होकर के जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होते ही हैं। सीखता वही है जो सीखना चाहता है, करता वही है जो करना चाहता है। जिस तरह से
मैंने अपने एक एसबीएम के साथ छोटी सी इंटरेक्शन में सीखा, समझा और उसके बाद अमल किया, तो उसी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। और बदलाव इस तरह से आया कि आज तक वो धीरे धीरे एक हवा, एक आंधी और तूफान बन के चल रही है लास्ट 34 ईयर से। अब मेरी एजेंसी जो है 35th ईयर में एंटर कर चुकी है। अगर आप इस काम को करने के लिए तैयार हैं तभी आप उस कार्य को कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बार एक कमरे में 2 लोग खड़े हुए थे। एक ने एक से पूछा भी काम करने की सीमा क्या है। उसने सोचा, उसने कहा कि स्काई इज द लिमिट। दूसरे ने आगे सवाल किया कि आसमान का साइज क्या है, क्योंकि वो कमरे के अंदर खड़े थे। उसने खिड़की का दरवाजा खोला, बाहर देखा, देखने के बाद कहता है जी इतना। उसने उसको पकड़ा, दूसरे ने बाहर ले गया। तो उसने कहा अब बताओ आसमान का साइज क्या है। तो उससे उसका साइज नापा नहीं गया। ये सब बातें दोस्तों कहने भर की हैं, स्काई इज द लिमिट, बट हम तो किसी भी मंजिल तक, किसी भी मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उस हद तक जाके हम सोचते ही नहीं हैं। हम उस हद तक जाके सोचेंगे तभी उसको कर पाएंगे। जैसा कि अभी अतुल जी ने मेरी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं कब से एमडीआरटी कर रहा हूं, कब से सीओटी, कब से टीओटी और कब से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। 1998 में मैं ZTC में ट्रेनिंग के लिए आया था। जुलाई का महीना था। हो सकता है कुछ लोग जानते हो, श्रीनगर से एक एजेंट है मोती सिंह, वो भी श्रीनगर से ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। तो उनके साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं तो जी एमडीआरटी करता हूं, और हमने तो उसके पहले एमडीआरटी का कभी नाम भी नहीं सुना था, ना ही हमें ब्रांचों में कभी बताया गया था। तो मैंने उनसे एमडीआरटी के बारे में बात की। देन उसके बाद ब्रांच में जाकर के अपने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के साथ बात की, थोड़ा बहुत वो बता पाए। और उन्होंने कहीं से और इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर की, तो बॉम्बे के कुछ लोगों के उन्होंने मेरे को नाम बता दिए, जिनके संपर्क में मैं आया। और उस वक्त हमने खुद सेल्फ मेहनत करके इसका सारा जो इंफॉर्मेशन था वो गैदर किया, और उसके बाद जो है उसकी मेंबरशिप फ़ी के लिए अप्लाई किया, मेंबरशिप फ़ी भरी और मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। और 1999 में फर्स्ट टाइम मैं एमडीआरटी की मीटिंग के लिए अमेरिका गया। उसके बाद मैं अभी 7 टाइम एमडीआरटी की मीटिंग अटेंड कर चुका हूं, जिसमें मेरी 2 मीटिंग सीओटी की थी, 1 मीटिंग टीओटी की थी। अब लास्ट 2 ईयर से, लास्ट ईयर भी और इस साल भी हम टीओटी की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। और जहां तक है इस साल की टीओटी की 2022 की, तो यहाँ आने से पहले 7.5 एमडीआरटी मेरी एजेंसी में हो चुकी हैं और 1 एमडीआरटी मेरी वाइफ की एजेंसी में हो चुकी है। और 4.5 एमडीआरटी आने वाले 2.25 महीने में करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस साल डबल टीओटी करने का मेरा लक्ष्य है, और आप लोगों की दुआओं से और अपनी हिम्मत और मेहनत से मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर आप संकल्प के साथ
कोई भी कार्य करते हो तो उसको आप कभी ऐसा नहीं होता कि उस कार्य को ना कर पाओ। विकल्प के साथ काम नहीं करना, संकल्प के साथ काम करना है। विकल्प जो है वो आपको बुजदिल बनाता है, संकल्प जो है वो आपको मजबूत बनाता है। विकल्प क्या करेगा? अगर आपने सीओटी का लक्ष्य रखा है तो आपको लगेगा अगर कार्य मुश्किल है तो आप एमडीआरटी पे आ जाओगे। अगर आपने टीओटी का लक्ष्य रखा है, अगर आपको लगेगा कार्य करना मुश्किल है तो आप सीओटी पे आ जाओगे। अगर आप विकल्प को साथ लेकर के नहीं चलते हो, संकल्प के साथ ही करते हो, तो आप डेफिनेटली अपने उस कार्य को कर पाओगे। कारण यह है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको रास्ते बदलने हैं, ना कि अपना लक्ष्य बदलना है। उसी के ऊपर मैं एक आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। जो आपने टर्टल और टोर्टोइस की स्टोरी सुनी है, आपने आज तक मेरे ख्याल में उसका एक ही पार्ट सुना है। मैं आपको आज कंप्लीट स्टोरी के माध्यम से ये जो आपका लक्ष्य होता है उसको कैसे पूरा करना है, एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी ने सुना है कछुआ और खरगोश की स्टोरी, जिसमें यह कहा जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक बार कछुआ और खरगोश इकट्ठे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेस लगाते हैं। तो खरगोश ने सोचा कि ये मेरे से रेस कहां जीत पाएगा, ये तो हारेगा ही हारेगा। तो उनकी जब रेस स्टार्ट हुई तो बहुत स्पीड के साथ खरगोश दौड़ा और एक जगह पे पेड़ के नीचे छांव पर बैठ गया। उसको नींद आ गई। कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता चलता मंजिल पे पहुंचा। जब उसको पता चला कि मैं लेट हो गया, वो स्पीड से पहुंचा, बट वहां तक तब तक कछुआ पहुंच चुका था। उसको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं इतना फास्ट होने के बावजूद भी स्लो मोशन वाले से हार गया। बट उसमें क्या था कि वो कंसिस्टेंट था। अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से वो चलता गया और मंजिल तक पहुंच गया। अब खरगोश को लगा कि मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई, रेस के लिए ऑफर भी मैंने किया था और हार भी मैं गया। अब उसने कछुए को दूसरे दिन फिर रेस के लिए ऑफर किया, क्योंकि कछुआ ऑलरेडी काफी एनकरेज था कि मैंने कल रेस जीती है, तो इस वजह से उसने दूसरे दिन भी उसकी रेस को एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि अब खरगोश ने कोई भी जोखिम जो था वो नहीं उठाया और वो अगले दिन पूरी स्पीड के साथ दौड़ा, मंजिल पर पहुंच गया। कछुआ अपनी ही चाल से मंजिल पर पहुंचा, बट रेस से हार गया। अब दोनों बराबर हो गए। अब ये जो पहले दो पार्ट हैं स्टोरी के, इससे हमें ये मैसेज आता है कि अगर हम कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, भले ही हम आराम से काम करें, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। धीमी चाल से भी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दूसरे दिन जो खरगोश जीता वो फास्ट स्पीड से जीता, तो हम फास्ट चल के भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। ना तो स्पीड से चलना बुरी बात है, ना स्लो चलना बुरी बात है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर होना बहुत जरूरी है। अब कहानी का तीसरा पार्ट आता है। एक बार कछुआ
जीत गया, एक बार खरगोश जीत गया। अब तीसरे दिन के लिए कछुए ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उसने खरगोश को फिर अगली रेस के लिए आमंत्रित किया। चूंकि अब खरगोश ने एक दिन पहले रेस जीती थी, वो बहुत ज्यादा एनकरेज था कि जिस तरह से मैंने कल रेस जीती है उसी तरह से मैं आज भी जीत जाऊंगा। चूंकि कछुए ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि आज का जो रूट निर्धारित किया अगले तीसरे दिन का, उसने कुछ पार्ट प्लेन लिया, कुछ पार्ट ऐसा था जी बीच में दरिया आता था। उसने उस रूट पे जब चलने के लिए उसको आमंत्रित किया तो खरगोश खुशी खुशी मान गया। जहां तक प्लेन जगह थी खरगोश दौड़ता गया और उसके बाद जब पानी आ गया तो खरगोश वहां जाके रुक गया। पीछे से कछुआ आया, वो पानी में गया और वो दरिया पार कर गया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ये उसने स्ट्रेटेजी बनाई। ये कहानी का थर्ड पार्ट है कि अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना के भी काम करते हो तो भी आप अपनी रेस में जीत सकते हो। अब खरगोश और कछुए में 3 बार रेस कर चुके थे, अब उनकी दोस्ती हो गई। अब उन दोनों ने डिसाइड किया कि आज हम एक दूसरे को जिताने के लिए रेस करेंगे, आज हम एक दूसरे को हराने के लिए रेस नहीं करेंगे, आज हम एक दूसरे को जिताने के लिए रेस करेंगे। दोनों ने इकट्ठी रेस शुरू की। जो प्लेन पार्ट था उस प्लेन पार्ट के ऊपर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ के ऊपर बिठा लिया। जो पानी वाला पार्ट था उसमें कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ के ऊपर बिठा लिया। इसका मैसेज ये जाता है कि हम कोई भी काम अगर टीम बना करके करें, कोई भी टीम वर्क करें, तो हम टीम के साथ भी अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं और उस रेस को जीत सकते हैं। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये जो 4 पार्ट में मैंने आपको स्टोरी सुनाई, ना तो धीमी गति गलत है, ना फास्ट गलत है, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है स्टोरी का, कि अगर हमें धीमे और फास्ट चल के कहीं को दिक्कत आती है तो अपने कार्य को करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर स्ट्रेटेजी के बाद आपको जरूरत पड़ती है तो आप टीम वर्क करो, चाहे भले ही वो स्टाफ के साथ है या फैमिली के साथ है। आपकी फैमिली मेंबर्स भी आपके टीम मेंबर हो सकते हैं, आपका स्टाफ भी आपका टीम वर्क में आपकी हेल्प कर सकता है। ये मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैंने आपको 4 पार्ट में बताई, इसको अपनी लाइफ में लाना और अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपका कार्य बढ़ता है वैसे वैसे आपको अपने काम करने के तौर तरीकों को बदलने की जरूरत है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपना लक्ष्य नहीं बदलना, हमें रास्ते बदलने हैं। अगर हम रास्ते बदल के काम करते हैं तो हमेशा सक्सेस हमारे साथ होती है।
हर आदमी अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट है। कोई भी आदमी ये अगर हम कहें कि एक दूसरे को कॉपी करके काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से सीखा जा सकता है लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। और जो आपकी लाइफ में अचीवमेंट आपको मिलती है वो एक्सीडेंटल अचीवमेंट नहीं होती कि आपने काम किया या नहीं किया तो आपको सक्सेस मिल गई। वो आपकी मेहनत का एक रिजल्ट होता है जिसकी वजह से आप वो कार्य को कर सकते हो। और जो आपका प्रोफेशन है उसके साथ प्यार करो, जुनून के साथ प्यार करो। अगर आप जुनून के साथ कोई भी कार्य करते हो तो उसमें आपकी सक्सेस जो है वो निश्चित है। हमेशा हमें अपने प्रोफेशन के साथ प्यार करना चाहिए। अगर हम अपने प्रोफेशन के साथ प्यार करते हैं तो डेफिनेटली हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं। एक बात आती है कि मार्केट में बहुत सारे हमारे साथी हैं जो मिस सेलिंग की काम करते हैं, मिस सेलिंग करते हैं, अपने कस्टमर के प्रति लॉयल नहीं है। ये बात है 2000 की, जब प्राइवेट सेक्टर ओपन होने वाला था। तो मैं 99 में एमडीआरटी की मीटिंग अटेंड करके आया था। तो हमारी डिवीज़न में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते थे। जब भी कोई मीटिंग होनी उन्होंने मुझे इनवाइट कर लेना और वहाँ पे मेरा लेक्चर करवाना। और कुछ लोगों ने मेरे को पूछना, क्योंकि मैं लुधियाना डिवीज़न का पहला एमडीआरटी क्वालिफायर था। रादर लुधियाना डिवीज़न का, पंजाब की 3 डिवीज़न है, तीनों डिवीज़न में आई वाज द फर्स्ट क्वालिफायर। तो उस वक्त ना ऐसे ही एक मीटिंग चल रही थी। तो उस मीटिंग में किसी ने मेरे से सवाल पूछा कि जो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है मार्केट में, प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, तो इसमें हमारा जो LIC का जो बिजनेस है वो उसको कितना इफेक्ट पड़ेगा और हम अपने क्लाइंट बेस को कैसे बचा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी। मैंने कहा जिसके पास जितने क्लाइंट हैं, किसी के पास 100 हैं, किसी के पास 1000 हैं, उसके चारों तरफ एक वॉल बनाओ, सेफ्टी वॉल, कि आपका कस्टमर आपके उस वॉल से बाहर ना जा सके और बाहर से कोई बंदा उस दीवार के अंदर आके आपके कस्टमर को खींच ना सके। उसका एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है कि आप अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहो, एथिकल रहो। कोई भी काम अगर आप सच्चाई के साथ, लॉयल्टी के साथ करते हो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं कब क्या उसको कहा, अगली बार क्या बोलना है, किसको क्या कहा था, किसको क्या कहा था। अगर आप ईमानदारी से, लॉयल्टी के साथ काम करते हो तो कोई भी कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे पास आज भी ऐसे लोग हैं जो 4 जनरेशन से मेरे साथ काम कर रहे हैं। पहले परदादा ने मेरे साथ काम किया, फिर दादा ने किया, फिर बेटे ने किया, बेटे के बेटा, मान लो बेटे का बेटा 2 साल का है मेरे पास उसका कुछ न कुछ चल रहा है, तो वो 4th जनरेशन में आ गया। आज भी लुधियाना में ऐसी कुछ फैमिलीज हैं जिनके साथ 4 जनरेशन के साथ मैं आज भी काम कर रहा हूं। दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है अगर आप अपने कस्टमर के साथ एथिकली और लॉयल्टी के साथ करो। और एक चीज बड़ी क्लियर है, ये चीज आप सब समझते भी हो और मेरे साथ सहमत भी होंगे कि किसी भी फील्ड में कोई भी कस्टमर हमेशा इनोसेंट होता है। हर आदमी अपने फील्ड का मास्टर है। जो काम आप करते हो उसके आप मास्टर हो। जिस काम के लिए दूसरा बंदा है, तो हम उसकी जो इनोसेंट बंदा है, हम उसके साथ अगर कोई गलत डिस्कशन करते हैं, गलत उसके साथ काम करते हैं, तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस है। जिंदगी में अनएथिकल प्रैक्टिसेस कभी भी करने की जरूरत नहीं है। हमेशा इस तरह की इमेज बनाओ
कि लोग आपको ढूंढें, लोग आपके पीछे पीछे आए। इस तरह से लुधियाना में मैं बहुत अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, पर लोग मुझे जानते हैं। और कभी कभी कॉल आती है तो वो कहते हैं जी हमें फलां बंदे ने आपका रेफरेंस दिया, उसने ये बताया, उसने ये कहा, तो हम आपसे ये करवाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं लैडर ऑफ सक्सेस। लैडर ऑफ सक्सेस क्या है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जब हम अपने इस प्रोफेशन की अगर बात करें या किसी भी बिजनेस की बात करें, तो उसमें लैडर ऑफ सक्सेस में क्या होता है, बेसिक जो उसका स्टेप होता है, वो बेसिक स्टेप होता है आपकी प्रोस्पेक्टिंग। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, प्रोस्पेक्टिंग के बाद आप जब किसी के साथ एक बार डील कर लेते हो, सेल कर देते हो एक बार, तो वो पर्सन आपका कस्टमर बन जाता है। अगर वो कस्टमर बन गया, क्लाइंट बनाने के लिए आपकी अभी मेहनत खत्म नहीं हुई। वो आपकी जो एथिकल गाइडेंस है, लॉयल्टी है उसके प्रति, या आपकी जो सर्विस है, उससे वो रिपीट आपसे कुछ ना कुछ करवाएगा, तो आपका वो क्लाइंट बनेगा। देन उसके बाद जब वो आपका क्लाइंट बन गया, तो बार बार वो आपके पास आएगा, बार बार आपके पास आएगा। जब वो बार बार आपके पास आएगा, तो वो आपका सपोर्टर बनेगा। सपोर्टर बनेगा, वो 20 लोगों को बोलेगा कि अगर काम करवाना है तो भाई हरीश अरोड़ा से करवाना है। जब वो आपका सपोर्टर बन गया, सपोर्टर मीन्स कि वो आपके साथ बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ आपसे समझ रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है, तो फिर वो आपका एडवोकेट बनेगा। जब वो आपका एडवोकेट बनेगा, तो वो जो प्रोडक्ट आपसे लेगा, जो प्रोडक्ट वो आपसे लेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में अपने सामने बैठे हुए बंदे को समझाएगा कि मैंने भाई हरीश अरोड़ा से मेडिक्लेम पॉलिसी ली, वो ये प्लान है, उसमें ये प्रीमियम है, उसमें ये बेनिफिट है। मैंने जीवन आनंद ली, उसका ये प्रीमियम है, उसमें ये बेनिफिट है, ये प्लान है। तो वो आपका एडवोकेट बन गया। जब वहां से आपको कॉल आएगी, तो आपको वहां जाके कुछ भी नहीं करना। वो कहेगा कि भाई फलां बंदे ने मेरे को आपका रेफरेंस दिया, उन्होंने जीवन आनंद करवाई है, जितनी जीवन आनंद उन्होंने करवाई है, भी मेरा भी फॉर्म भरो तो मेरे से चेक लो। आपको प्लान डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं लैडर ऑफ सक्सेस। लैडर ऑफ सक्सेस के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग, कस्टमर, सपोर्टर और एडवोकेट। जब आप इन 4 स्टेप्स को पूरा कर जाते हो, तो उसके बाद आपकी सक्सेस को जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। देखो, कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि आपके कितने % रिजल्ट आते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि आप 10 लोगों के पास जाते हो, 10 में से 3 या 4 लोग आपसे काम करवाते हैं। काम कोई भी हो, कुछ भी सेल करो आप, क्योंकि यहाँ पर तो सभी प्रोफेशनल्स बैठे हैं, तो सबकी वन स्टॉप शॉप होगी। तो नॉर्मली लोगों का जो व्यू आता है वो यही आता है कि भी 10 में से 4, 10 में से 3, 10 में से 5। तो मेरे से अगर पूछता है कि आपके 10 में से कितने % लोग आपसे काम करवाते हैं, मैं कहता हूं 10 में से 10 ही करवाते हैं। लोग बड़े हैरान होते हैं, भी आज तक तो 100% रिजल्ट किसी का आया नहीं, आपका 100% रिजल्ट कैसे आता है? तो मैं ये कहता हूं कि जिसका प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में एक बार नाम दर्ज हो गया, वो मेरी लिस्ट में नाम ही नहीं कटता, तो मेरे तो 100% रिजल्ट है। आज ही तो 10 साल बाद मेरे से कुछ ना कुछ करवाएगा। मेरे तो भाई 100% रिजल्ट है। मैं गया LIC की पॉलिसी करने के लिए, उसने मेरे से कार इंश्योरेंस करवा ली, तो मेरा तो वो रिजल्ट ही है। और जब तक उसने मेरे से कुछ नहीं करवाना, मैं उसका नाम ही नहीं काटता। मेरी तरफ से फॉलोअप रहता है, मेरी तरफ से कॉल जाती हैं, किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उन लोगों के साथ जोड़ा रहता हूं।
तो ये है 100% रिजल्ट। जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को में से उसका नाम ही नहीं काटोगे, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को लंबा करते जाओ। काम करने का एक ही गुरु मंत्र है कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को लंबा करो। आज 4 लोगों को अगर आप कंप्लीट करके आए हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में से 4 नाम कम हो गए। जिनका आप करना चाहते थे आप करके वापस आ गए। अब 4 नाम कम हुए हैं तो कम से कम 4 नहीं तो 8 लोगों के नाम उसमें और ऐड करो, तभी तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट खत्म नहीं होगी। जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ही नहीं खत्म होगी तो काम भी कभी खत्म नहीं होगा। और काम को कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, हर रोज अपने लक्ष्य को माइनस करो। ये मत सोचो कि आज मैं 2 लाख रुपए का प्रीमियम ले आया, मैं सेटिस्फाइड हूं। ये देखो कि बैलेंस कितना पड़ा है। मान लो आपको 1 करोड़ का प्रीमियम करना है, आज 2 लाख लाए हो तो 98 लाख तो बाकी पड़ा है भाई। 98 लाख जो है वो 2 लाख से कम तो नहीं है, ज्यादा ही है ना। अपने बैलेंस के ऊपर फोकस करो। जो आ गया वो आ गया, जो नहीं आया उसके ऊपर फोकस करो। तभी आप किसी भी लक्ष्य को कंप्लीट करने में कभी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। जब मैंने 2018 में पहली बार टीओटी के लिए क्वालिफाई किया तो उस साल में मैंने 31 दिसंबर को ही डिक्लेयर की थी टीओटी। जब दूसरे साल में मेरी टीओटी हुई तो वो 15 नवंबर को हुई। लास्ट ईयर कोविड के दौरान मेरी 31 अक्टूबर को पिछले साल मेरी टीओटी डिक्लेयर हुई। इस साल काम के बेसिस के ऊपर मेरी टीओटी जुलाई में ही हो गई थी, बट उसमें केस कंप्लीट होते होते वो सितंबर का महीना आ गया। और भी काम ऐड होता रहा उसमें, ऐसा नहीं कि भी उन्हीं को केसेस को पकड़ के हम बैठे रहे, लेकिन केस कंप्लीट होते होते सितंबर आ गया। मेरे काफ़ी साथियों को पता होगा पिछले दिनों में सेंट्रल ऑफिस, जोनल ऑफिस में काफ़ी डिले हो रही थी केसेस कंप्लीट करवाने में। तो उस तरह से, और अब तक क्या है कि अब 7.5 MDRT मेरी हो चुकी हैं अपनी एजेंसी में, 1 MDRT मेरी वाइफ की एजेंसी में हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर को लक्ष्य नहीं माना। हमने लक्ष्य माना टॉप ऑफ द टेबल को, कि उसको फटाफट कैसे खत्म करें, उसको फटाफट। हमने मंथ नहीं पकड़े, हमने अपने टारगेट को पकड़ा। जो टारगेट हम 31 दिसंबर को करते थे उसको 31 जुलाई को किया। तो अगर 31 जुलाई को आप कर लिया तो इसका मतलब बाकी के 5 महीने आप फ्री थोड़ी ना बैठोगे, काम तो करोगे ही। अगर काम करोगे तो फिर कुछ तो होगा। अब टीओटी के ऊपर टारगेट कोई नहीं है। अगर मैं मान लो 11 MDRT कर देता हूं तो मेरी टीओटी गिनी जानी है। अगर मैं 12 करता हूं तो डबल टीओटी गिनी जानी है। तो इसलिए मतलब ओना पोना टारगेट करने की बजाय कंप्लीट टारगेट की तरफ फोकस करो। कई बार क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा समाज में जो लोग कुछ नहीं कर पाते ना, वो ये कहते हैं कि भाई किस्मत से इसका काम हो गया होगा, ये तो बड़ा लक्की है बंदा, किस्मत से ही इसका काम हो जाता है। उसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। एक बार एक आदमी खेत में जा रहा था, गर्मियों के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। वो सोचता है कि इस वक्त मेरे पास अगर आम होते, जो खेतों के बीच में खाल चल रही होती है ना जिसमें पानी चलता है, उसमें पानी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का मौसम है, कहता है काश कि मेरे पास आम होते तो इसमें ठंडे पानी में डाल के मैं आम को खाता। वो एक कल्पना कर रहा है कि मेरे पास आम होते
थोड़ी दूर आगे चलता है, उसको एक आम का वृक्ष नजर आ जाता है। बड़ा खुश होता है, जब पास जाता है तो देखता है उसके ऊपर पीले पीले आम लगे हुए हैं। यहां तक तो उसकी किस्मत ने काम किया। उसने सोचा, आम का पेड़ नजर आ गया, आम के पेड़ के पास गया तो आम नजर आ गए। यहां तक तो वाकई उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। अब वो सोचता है कि काश आम अपने आप टूटे और मेरे पास आ जाए। वो क्या करता है, आम के पेड़ के नीचे अपना मुंह खोलता है और लेट जाता है। भगवान भी सोचता है, देखो कैसा इंसान है, इसने सोचा मैंने पेड़ दे दिया, उसके ऊपर आम भी लगे हुए हैं। अब ये इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि इसको तोड़ के खुद खा ले। भगवान कहता है ठीक है, अब इसको लेसन भी मिलना चाहिए। ऊपर से एक पीला पीला आम टूट के गिरता है, उसके मुंह में जाने की बजाय नाक के ऊपर गिरता है। ये उसके लिए एक लेसन था। जो लोग इस तरह की सोच लेके चलते हैं, वो लोग जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होते। हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर मेहनत करो, रेगुलर करो। इसी तरह से मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगा कि आज अगर हम इस मंच पे बैठे हैं तो इस मंच पे होने का क्या मकसद है और क्यों है। एक चिड़ियाघर में एक कैमल और कैमल का बच्चा चिड़ियाघर में थे। कैमल का बच्चा उससे पूछता है कि ये जो हमारी पीठ के ऊपर इतना कुबड़ सा निकला हुआ है, ये क्यों है। उसकी मां उसको जवाब देती है कि हम लोग मरुस्थल के रेतले इलाके में, गर्म इलाके में रहने के लिए बने हैं, तो ये जो कुबड़ है इसमें पानी स्टोर हो जाता है। जब पानी नहीं मिलता तो ये हमारे लिए पानी की बॉडी में कमी दूर करने का काम करता है। फिर वो अपनी मां से पूछता है कि हमारे जो पैर हैं इतने इतने चौड़े क्यों हैं। उसकी मां जवाब देती है कि हम रेत के ऊपर चलते हैं, लंबा रास्ता तय करते हैं, तो रेत में पैर धंसे नहीं और लंबा रास्ता पार कर सकें, इसके लिए ये हमारे बड़े बड़े पैर हैं। फिर वो अपनी मां से पूछता है कि हमारी आंखों के ऊपर जो इतने गहरे बाल हैं ये क्यों हैं। कहते ये बाल भगवान ने हमें इसलिए दिए हैं कि जब हवा चले, रेत उड़े तो हमारी आंखों में ना जाए। अब जो चौथा सवाल था वो इस पूरी स्टोरी का रिजल्ट देगा। वो अपनी मां से पूछता है कि अगर हमारा कुबड़ पानी स्टोर करने के लिए है, पांव रेत पे चलने के लिए हैं, तो आंखों के ऊपर गहरे गहरे जो बाल हैं वो मिट्टी को रोकने के लिए हैं, तो हम इस चिड़ियाघर में क्यों हैं। यहां ना तो पानी की कमी है, ना यहां रेत है, ना यहां हवा चल रही है कि हमारी आंखों में मिट्टी जाएगी। मतलब हम राइट प्लेस पे नहीं हैं। दोस्तों, किसी भी काम के लिए अगर भगवान ने हमें मकसद दिया है, हमें कोई टारगेट दिया है, तो हम राइट प्लेस पे होने चाहिए। अगर सभी मेरे साथी आज इस राइट प्लेस पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सही लोग, सही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, सही लोगों के बीच में सही ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। जिस चीज के लिए हम बने हैं, हम राइट प्लेस पे हैं। राइट प्लेस पे राइट कंपनी के साथ होना बहुत जरूरी है किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए।
कहते हैं कि नशा जो होता है ना वो शराब में नहीं होता। शराब का नशा तभी काम करता है जब उसको कोई पी लेता है। तो जो आज का हमारा सेमिनार चल रहा है, इस सेमिनार में जितने भी मोटिवेटर या हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं अच्छा कार्य करने वाले, वो जितना मर्जी हमें एक दूसरे को समझा लें, जब तक हम उस चीज़ का अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो उसके कोई मायने नहीं है। कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो कहीं नहीं जा चुकी। हम नॉलेज भी बहुत ले रहे हैं, हम बहुत सारी बातें सुन भी रहे हैं, बहुत सारी बातें सुना भी रहे हैं, बट उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जैसे शराब पी करके हम नशा लाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सुरूर में नहीं आएंगे तो हमें नशा नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें उस नॉलेज का कोई भी मायने नहीं है। उसके लिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं अपनी लाइफ में ना बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। उनके ऊपर दो काम आए, उनको ऐसा लगता है जैसे कोई कामों का पहाड़ टूट पड़ा उनके ऊपर, और जब भी बात करो नहीं 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 मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे तो घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेरे घर में तो बिजली वाला लगा हो, नहीं मैं तो कार लेने जा रहा हूं। हमेशा अपने आप को फ्री महसूस करते हुए किसी भी कार्य को डिसेंट्रलाइज करो, उसको बांट दो और अपने ऊपर स्ट्रेस जो है कम से कम लेकर के अपने आप को हमेशा फ्री मोड में रखो ताकि उसको हम अच्छे तरह से कर पाए। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कहते हैं कि नॉलेज, पैसा और प्यार, ये जितना बांटो उतना बढ़ता है। ये जो एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर्स हैं, ये यही काम कर रहे हैं। नॉलेज को बांट रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आपको इंसिस्ट कर रहे हैं, बिजनेसमैन बना रहे हैं, एक एजेंट की परिभाषा से हटके आपको एक प्रोफेशनल या एक बिजनेसमैन का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक प्यार की बात आती है तो मेरे ख्याल में आपस में जितने भी हम साथी हैं, कोई भी किसी से जेलसी नहीं करता। हर आदमी ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को कोऑपरेट करें, मोटिवेट करें, ताकि हर आदमी कुछ ना कुछ करे। हर आदमी एक दूसरे की तारीफ कर रहा है, हर आदमी एक दूसरे की अचीवमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। ये है एफपीआरटी, और मेरे ख्याल में एफपीआरटी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके लिए हमें सबको क्लैपिंग करनी चाहिए। अब मैं लेना चाहूंगा कि मार्केट में हमें काम करने में कुछ मुश्किलें आती हैं या थ्रेट्स आते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोग मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड भी बेचते होंगे, मेडिक्लेम भी बेचते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस भी बेचते होंगे, सब कुछ करते होंगे। कोई भी काम जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ लाइफ इंश्योरेंस की बात करने के लिए गए हो, तो वहाँ पर वो रिटर्न्स के हिसाब से अगर आपको कोई कुछ कहता है, रिटर्न्स के हिसाब से अगर आपको कुछ कहता है, तो वो कंपैरिजन करता है म्यूचुअल फंड के साथ। जब आप सॉरी भले ही आप म्यूचुअल फंड का भी काम करते हो, बट आपका लक्ष्य ये है कि मैंने इसकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करनी है,
तो उसके लिए आप उसको सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का फर्क समझा सकते हो, उसको एग्जाम्पल दे सकते हो कि दो दोस्त इकट्ठे एक सीए के पास गए, सीए ने उनको बोला कि भी आप दोनों 50-50 हजार रुपया इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C का रिबेट लेने के लिए मेरे पास उसकी रसीदें ले आओ। अब दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। एक ये डिसाइड करता है कि मैं तो 10 लाख रुपए की LIC की पॉलिसी लूंगा, और दूसरा डिसाइड करता है कि मैं तो 50,000 रुपया PPF में डाल दूंगा या म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। तो दोनों अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करके रिसीप्ट जो है सीए को दे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों कहीं इकट्ठे जा रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, दोनों की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। अब जिसने 10 लाख रुपए की पॉलिसी करवाई थी उसकी फैमिली को 20 लाख रुपया मिला, प्लस 1 साल का बोनस मिला, जो लगभग पेड प्रीमियम के बराबर होगा। अब जिसने PPF में या म्यूचुअल फंड में पैसे डाले थे उसकी फैमिली को एफर्ट करके PPF अकाउंट से पैसे लेने के लिए खुद जाके एफर्ट करने पड़े, और उसकी फैमिली को 50,000 प्लस जो उसके साथ ऐड ऑन हुआ है वो मिल जाता है। हम उनको ये फर्क समझा सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, वाई लाइफ इंश्योरेंस, वाई नॉट म्यूचुअल फंड या PPF। इसके अलावा दूसरी चीज आती है, कई लोग लाइफ इंश्योरेंस की जो एंडोमेंट पॉलिसी है उसका कंपैरिजन करते हैं टर्म प्लान के साथ, भी हम पैसे तो म्यूचुअल फंड में डालेंगे लेकिन टर्म पॉलिसी जो है हम ले लेंगे। वहां पर आप उनको याद दिलवा सकते हो जो LIC का स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वो क्या फर्क क्या है उसमें, उनको बताओ कि जो टर्म पॉलिसी है वो एक किराए का मकान है, जब तक आप जिंदा थे प्रीमियम देते रहे, उसके बाद जो आप जब चले गए तो मालिक मकान अपना मकान वापस ले गया, यानी कि वो पॉलिसी का पैसा नॉमिनी को मिल गया। अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी लेते हो तो वो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद है। अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी लेते हो तो जिंदा रहे तो खुद एंजॉय करोगे, चले गए तो नॉमिनी ले जाएगा पैसा। जो टर्म पॉलिसी है वो आपके जो प्रीमियम है वो एक तरह से आपके किराए के मकान का रेंट है। जो एंडोमेंट पॉलिसी है वो एक तरह से आपके मकान की EMI है जो मूल में जा रही है। उसको आप इस तरह से समझा करके, डिफरेंस उसको बता करके अपने सेल को अपने वहां तक ले जा सकते हो। बाकी विजी जी ने भी बहुत सारी बातें इसमें कवर की कि इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा आसार है, कितनी बड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है कि ये इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी, और आने वाले सालों में यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस है उसका बिजनेस काफ़ी बढ़ने वाला है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा, उठो जागो रुको मत, उठो जागो रुको मत मंजिल हासिल होने तक। उठो जागो रुको मत मंजिल हासिल होने तक। जिस मेरे साथी ने अपना जो भी टारगेट रखा था, अगर MDRT का टारगेट रखा है तो बाय 31 दिसंबर वो MDRT होना चाहिए। जिसने COT का टारगेट रखा था वो COT होना चाहिए। जिसने TOT का टारगेट रखा है वो TOT होना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एफपीआरटी वालों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके साथ रूबरू करने का मौका मिला। इसके अलावा मैं आपसे परमिशन लेकर के कि मैं अगर कोई 2-4 साथी मेरे से कोई सवाल करना चाहें या कोई एक बात मिनट करना वाला यदि किसी का चाहें। सवाल है तो हम 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, 2-3 सवाल ले सकते हैं। आपके 7 या 8 एमडीआरटी हैं, फिर एक और करने जा रहे हैं, तो इसकी इनकम को आप टैक्सेशन प्रोविजन में कैसे दिखाते हैं? क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि वो एक एजेंसी और ले ली, एक एजेंसी और ले ली, एक एजेंसी अपनी इनकम को डाइवर्ट करते हैं, तो होता है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो देखो, मैं समझ गया आपका सवाल क्या है। देखो, मैं आपको एक ना, ये जो मैटर है ये एक तरह से वैसे तो सीए का मैटर है, ठीक है। मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक ही बात के ऊपर आपको कहना चाहूँगा कि मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान तू मेरी इनकम बढ़ा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि जो आप 7 से 10 एमडीआरटी कर रहे हैं, एक छोटा नहीं बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इसके लिए बड़ा प्रीमियम भी आप लाते हैं, तो ये सब क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए आप प्रोस्पेक्टिंग के क्या क्या तरीके अपनाते हैं? कैसे इन लोगों तक आप इजीली पहुंच पाते हैं जो आपको ये समय भी देते हैं और आप इनको कन्विंस भी कर पाते हैं? देखो, मैंने आपको अभी एक बात बताई, लैडर ऑफ सक्सेस, सफलता की सीढ़ी की बात बताई। सबसे पहले आज अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करो कि आप सभी लोग लैडर ऑफ सक्सेस बनाओगे अपनी जिंदगी में, प्रोस्पेक्टिंग से शुरू होके एडवोकेट तक, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फिर उसमें ये बात आती है कि आप अलग अलग तरीके अख्तियार करो, क्लाइंट्स की मीटिंग बुलाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें करते रहो जिसके साथ आप कस्टमर के साथ नज़र आते रहो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वही बात है। कस्टमर को हर रोज नज़र आओ, भले ही आप 2 साल उसको नहीं मिले, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसके साथ इन टच रहना है। जो आपसे छूट गए हैं वो भी, जो आपसे जुड़े नहीं हैं वो भी, सभी के साथ नजर आते रहना चाहिए। जिसके लिए मैंने अभी कहा कि मैं तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में जिसको एक बार ले लेता हूं उसका नाम ही नहीं काटता, तो उसको दिखने के लिए कुछ तो करना ही है। इसके अलावा लोगों से रेफरेंस आते हैं। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, हम लोग क्या है कि लोगों के साथ 30 साल 35 साल 40 साल से जुड़े हुए हैं। हम भी लोगों के पास जाते हैं, घर में, फैक्ट्री में, शॉप में, ऑफिस में, लेकिन लोग हमारे पास नहीं आते हैं। आप एक काम करो, लोगों को कप ऑफ टी के लिए अपने ऑफिस में बुलाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर 10 लोग आपके पास आएंगे ना, 8 लोग बिना मांगे आपको वहां बिजनेस देके जाएंगे। आप लोगों को इनवाइट करो अपने पास, लोग आएंगे आपके पास, वो खुशी से आएंगे। उनसे जब भी वो आए, कोई उनके साथ काम की बात करने की जरूरत नहीं है, कोई रिटर्न गिफ्ट उनके लिए तैयार रखो और उसको 100, 200, 400 रुपए का रिटर्न गिफ्ट दो। कोई ऑनरिंग करने का, अगर बहुत अच्छा क्लाइंट है तो उसको ऑनर करो। वो अपने आप आपको यहाँ आके आपके ऑफिस में आके काम देना शुरू करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। सबसे पहले हरी सर मैं थैंक यू बोलूँगा आपको कि आपने जो चीज़ें हमें बताया ना, हमारे लाइफ की एक बेस्ट चीज़ हमें आज सीखने के लिए मिला है। और आपने पूरी 35 साल का जो निचोड़ है ना, आपने आधे घंटे के अंदर हमें बताया। और सर ये एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि 35 साल में बहुत सारे ऐसे कस्टमर रहे होंगे आपके जो आपके ऊपर नाखुश होंगे, क्योंकि 100% हम उनको खुश तो नहीं कर सकते किसी न किसी जरिए से। तो सर उनको कैसे आप टैकल करते हैं और आगे बढ़ने के लिए, और फिर वो आपके साथ कैसे जुड़ते हैं, क्या वो स्ट्रेटेजी? देखो, इसमें 2 चीजें हैं, अलग अलग हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप कहोगे भी एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, एहसान करते हैं आपके ऊपर। अगर हो सके तो उनको छोड़ दो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो लोग आपसे छूट गए, किसी ना किसी तरीके से उन लोगों के साथ भी जुड़े रहो। मैं आपको बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं।
मेरे साथ पढ़ते थे मेरे एक मित्र 6ठी क्लास से, आज तक जितनी मेरी उम्र है लगभग उनकी भी उतनी उम्र है। वो पिछले 25 से 30 साल से मेरे साथ जुड़े हुए थे। अब पिछले 6, 7, 8 साल से उनके बच्चे उनके साथ ज्वाइन करके होजरी का बिजनेस है। पिछले 6, 7 साल से वो मेरे को कहते थे कि मेरे बच्चे मेरी पॉलिसीज को कंटिन्यू करने के लिए नहीं मान रहे। 2-3 साल हमने किसी तरीके से भी जबरदस्ती करके उनके प्रीमियम ले लिए। पिछले साल उन्होंने अपनी पॉलिसीज के प्रीमियम नहीं दिए और पॉलिसी सरेंडर करवा ली। कोई 12 साल चली हुई, कोई 15 साल चली हुई, बहुत अच्छे अच्छे प्लान। 48 नंबर टेबल में पॉलिसी सरेंडर कराई, 149 नंबर टेबल में पॉलिसी सरेंडर कराई। बड़ा दुख हुआ मुझे, पर नहीं समझे। बहुत कोशिश की, 2, 3 साल, 4 साल हम लगे रहे कि पॉलिसी सरेंडर ना कराए। उनकी 2 पॉलिसीज, पता नहीं, मुझे नॉलेज में नहीं था, वो मुझे कल पता चला कि 2 पॉलिसीज उनकी बच गई थी। ठीक है, कल ट्रेन में था मैं, तो मैं उनके साथ इन टच रहा। जो भी मेरा वार्तालाप होता, वो इवन के मेरे पास मेडिक्लेम पॉलिसी उनकी चल रही थी, फैमिली की 4 पॉलिसीज मेडिक्लेम थी स्टार हेल्थ में, वो मैक्स बूपा में ट्रांसफर करा के ले गए। मतलब वो पोर्ट करवा ली उन्होंने। मेरे को मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में भी छोड़ गए, लाइफ इंश्योरेंस में भी छोड़ गए, पर मैंने नहीं उनको छोड़ा। 1-1.5 साल पुरानी बात है, मैंने नहीं छोड़ा। अगर उनको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैंने डाला हुआ, मेरा सुबह मॉर्निंग का मैसेज आता है तो उनको जाता है। कोई फ़ोन पे भी इक्का दुक्का बार बातचीत हो गई। कल मैं ट्रेन में बैठा हुआ था तो मेरे को फ़ोन आया और कहते हैं जी अपने लड़के को बोलो मेरे को डिटेल बताए कि मेरी वो 2 पॉलिसीज़ के कितने प्रीमियम है। 2 प्रीमियम थे, एक पिछले साल का, एक इस साल का। तो मैं कल सुबह आपके ऑफिस में आऊँगा, वो दोनों का कैश दे जाऊँगा। मेरे बेटों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कैश दे गया। ठीक है, तो मैंने अपने लड़के को फ़ोन किया, मैंने कहा प्रीमियम बनाओ और इनको फ़ोन करके बता दो, वो कल सुबह ऑफिस में कैश देने आएगा। तो ये आपकी बात का जवाब है। अगर लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं तो ठीक है, छोड़ के कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी वो लोग फिर वापस आएंगे। बट एक बात ये भी है कि जिन लोगों की पॉलिसीज लैप्स हो जाती हैं, जिन लोगों की पॉलिसीज सरेंडर हो जाती हैं, उनके वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि लोग आपको ना छोड़े। कारण यह है कि जितना बड़ा हमारा दायरा होगा उतना बड़ा हमारा काम होगा। हमें तो अपना दायरा बढ़ाना है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे विकासपुरी जी का, उसके बाद हमारे पास समय नहीं है। ठीक है सर जी, मेरा सवाल है जी कि हाउ यू टैकल रिबेट प्रॉब्लम एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू टैकल द रिबेट प्रॉब्लम। देखो ऐसे है, ये समस्या पूरे हिंदुस्तान में है। ठीक है, जितनी जगह पे भी जाते हैं ये क्वेश्चन अराइज होता है, इसका सलूशन आज तक किसी के पास नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए क्या है, देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक चीज बहुत जरूरी है कि आपके क्लाइंट को ये महसूस हो कि जो आपके सामने बंदा खड़ा है वो आपके लेवल का है। ये बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग एजेंट्स की इज्जत नहीं करते। जब मैंने बैंक से रिजाइन किया 87 में, आई वॉज बैचलर, मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि आप शादी करवा के बैंक छोड़ देते, भाई बैंक वालों को तो लड़कियां बहुत अच्छी मिलती हैं। तो मेरे को बड़ा लगा, मैंने कहा यार नहीं, अपने आप को कुछ ना कुछ आप प्रूव करना पड़ेगा, तो हमें भी अच्छी लड़की लेनी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लोगों की नजर में एजेंट कुछ नहीं है। आपकी समस्या का समाधान आपकी कैपेबिलिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी सर्विस, आपकी पर्सनैलिटी, उसको लगे कि ये जो पर्सन जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो कोई और दे नहीं सकता। आपको अगर वो छोड़ के जाता है तो दूसरे से उसको तसल्ली ना हो, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इतना हाई कर दो कि वो किसी और से सेटिस्फाइड ही ना हो सके। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो रिबेट नहीं लेते, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कम रिबेट लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मीडियम
में लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसकी कोई धारा नहीं है, लेकिन एक लक्ष्य बना के रखो कि पहले साल जितनी अर्निंग आपने की है उसमें से भी कमा के निकल जाओ, फर्स्ट ईयर बिजनेस में से भी कमा के बाहर निकलो। ये अपना लक्ष्य लेके चलो, कहीं ना कहीं कंपनसेट करना ही पड़ता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां हरीश भाई के लिए। दोस्तों 35 इयर्स का एक्सपीरियंस। हरीश अरोड़ा जी प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो डिलीवरी यहाँ दी है वो मार्वलस दी है, क्योंकि वो रियल टाइम एक्सपीरियंस डिलीवरी दी है। जो इन्होंने किया है 35 साल में वो आज आपको 1 घंटे में बताया है। आई रियली अप्रिशिएट और सैल्यूट योर शेयरिंग सर। मैं अपने मित्र संजय सिंघल जी से बोलना चाहूँगा। मैडम सुमन गुप्ता इधर हैं, प्लीज़ संजय सिंघल जी की हेल्प करेंगे। और एक टोकन ऑफ लव एपीआरटी की तरफ से हरीश अरोड़ा जी को। देखिए रियली ही वाज ए परफेक्ट गिवर। यदि ही इज ए परफेक्ट गिवर, वाज लगा दिया मैंने गलती से, अंग्रेजी थोड़ी वीक है ना, ठीक है ठीक है। ही इज ए परफेक्ट गिवर, अदरवाइज लुधियाना से आना और उस वक्त आना जब इन्होंने अभी लास्ट वीक डिक्लेयर किया था, हमें एक जूम सेशन में थे कि इन्हें 5 MDRT करनी है इन 2 महीने में। दोस्तों 60 दिन में 5 MDRT, मतलब हर 12 दिन में 1 MDRT करनी है। दोस्तों ही इज रियली कंट्रीब्यूटर। और एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ हरीश गुप्ता जी को धन्यवाद देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।